बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस वीडियो में हम फ्रैक्चर के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे हम देखेंगे स्टेजेस, इसकी कॉम्प्लिकेशन, प्रिंसिपल्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। तो स्टेजेस ऑफ हीलिंग में हमारे पास बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें जो पहला स्टेज होता है हमारे पास वो होता है हेमाटोमा फॉर्मेशन। अब ये हेमाटोमा फॉर्मेशन क्या होता है कि हमारे पास ये कलेक्शन होता है बेसिकली फ्रेश ब्लड का। यहाँ पे हमारे पास क्या होना शुरू होता है, फ्रेश ब्लड जो है वो कलेक्ट होने लगता है, उसकी कलेक्शन हो जाती है। जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्चर बना होता है वहाँ पे एक हेमाटोमा बन जाता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो आके एक जगह गैदर हो गया है। गैदर होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पर हेमाटोमा क्रिएट हो गया, दूसरा हमारे पास ब्लड वेसल्स जो हैं वो रप्चर हो गई हैं, थर्ड चीज़ हमारे पास यहाँ पर इंटरनल कैलस फॉर्मेशन शुरू हो गई है। Callus is basically a hard formation of tissue, especially new tissue formed around a wound. So let's see what is the other step. That is the fibrocartilaginous bone या फिर fibrocartilaginous हमारे पास callus formation। अब फिब्रोकार्टिलेजिनस का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है दैट प्रोवाइड्स बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पर भी हमें पता है कि हेमाटोमा तो है, जाहिर सी बात है वो सबसाइड तो नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पर एक्सटर्नल कैलस फॉर्मेशन हो जाएगी। एक्सटर्नल कैलस फॉर्मेशन क्या कि हमारे पास एक हार्ड टिश्यू की फॉर्मेशन हो रही है, अब वो फॉर्मेशन एक्सटर्नली हो रही है हमारे पास, और हमारे पास एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो गया है जो कि है न्यू ब्लड वेसल्स का बनना। नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या स्टेप होता है, जिसके अंदर हमारे पास बोनी कैलस या बोन का कैलस फॉर्मेशन हो रही होती है। कि पहले हमारे पास जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पे हेमाटोमा बना, फिर फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन हुई, अब बोनी कैलस फॉर्मेशन भी हो गई। अब बोनी कैलस फॉर्मेशन में क्या होगा कि बोन का जहाँ जिक्र आ जाएगा वहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन शुरू हो जाएगी। जहाँ बोन का जिक्र आया वहाँ पे कैल्शियम की जो आयंस है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोनी कैलस फॉर्मेशन हो गई, हेमाटोमा फॉर्मेशन, फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, देन बोनी कैलस फॉर्मेशन, एंड द लास्ट इज बोन रिमॉडलिंग। बोन रिमॉडलिंग मतलब बोन वापस अपने जो स्ट्रक्चर में आ जाएगी, इसको हम कहेंगे कंसोलिडेशन या फिर कंसोलिडेटेड हमारे पास ये फ्रैक्चर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे कितने डेज़ लगते हैं हर स्टेज को कंप्लीट होने के लिए। अगर तो मैं हेमाटोमा की बात करूं तो हेमाटोमा हमारे पास हेमाटोमा की फॉर्मेशन में ऑलमोस्ट 1 to 5 डेज़ लगते हैं। 1 से 5 दिन में ये हमारे पास फ्रेश ब्लड को कलेक्ट कर लेता है। 5 to 10 डेज़ में हमारे पास फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन कर लेता है। 11 to 20 डेज़ इसको लगते हैं बोनी कैलस फॉर्मेशन के लिए, और रिमॉडलिंग के लिए ऑलमोस्ट जो है वीक्स, मंथ्स और ईयर्स लग जाते हैं। तो ये हमारे पास स्टेजेस ऑफ हीलिंग कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं फ्रैक्चर्स में, जिसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें हमारे पास पहला जो है वो है अर्ली लोकल के बाद हमारे पास दूसरा है डिलेड लोकल के बाद हमारे पास थर्ड है डिलेड सिस्टेमिक, और लास्ट हमारे पास प्योरली सिस्टेमिक, जो कि सिस्टेमिक रीजंस की वजह से होता है। अब लोकल और सिस्टेमिक का अगर हम मतलब डिफरेंस समझें तो लोकल मतलब कि किसी एक बॉडी पार्ट में हो गया, एक ऑर्गन में हो गया, तो वो लोकलाइज्ड है। अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन वो कहलाएगा अगर वो ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है, तो वो हमारे पास सिस्टेमिक इन्फेक्शन या सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। तो अर्ली लोकल मतलब किसी भी एक पार्ट और ऑर्गन में हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी किसी नर्व या फिर किसी वेसल इंजरी की वजह से हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हो रही है, या फिर कोई एक, अभी मैंने मेंशन किया, एक ऑर्गन या एक बॉडी पार्ट, तो यहाँ पे एक किसी लोकल विजरल इंजरी की वजह से इन्फेक्शंस हो रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, या फिर हमारे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे मसल के अंदर इनसाइड अ मसल हमारे पास प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में रिस्ट्रिक्शन होने लगती है और पेन होने लगता है। देन
हेमा मतलब हमारे पास हेम मतलब ब्लड और आर्थरोसिस मतलब आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो आर्टिकुलर ब्लीडिंग को हम हेम आर्थरोसिस कहते हैं। देन हमारे पास डिलेड लोकल, जिसमें हमारे पास आ रहा है मेल न्यूट्रिशन के साथ हमारे पास नॉन यूनियन का हमारे पास क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो है 2 रीजंस की वजह से होती है। इसमें ना हमारे पास ना बोन ठीक तरह से रिपेयर नहीं हुई पाती, और जो है ना क्योंकि बोन लॉस हो जाता है, या फिर इंस्टेबिलिटी हो रही है, या फिर इसकी जो वेस्कुलैरिटी है, ब्लड वेसल्स है, वो जो हैं डिस्टर्ब हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बोन प्रॉपर हील नहीं हो सकी। नाउ डिलेड यूनियन मीन्स फ्रैक्चर हीलिंग इज़ नॉट टेकिंग प्लेस एट एक्सपेक्टेड रेट, मतलब एक्सपेक्टेड रेट और टाइम पे नहीं हो रही। हीलिंग पॉसिबल है बट ज़ाहिर सी बात है डिले हो गई है, टाइम बढ़ गया। देन जॉइंट स्टिफनेस, दैन मायोसाइटिस, ऑसिफिकेशंस, मतलब यहाँ पर हमारे पास ऑसिफिकेशन मतलब कैल्शियम डिपोजिशन हो रही है मसल्स के अंदर, ये हमारे पास इसकी वजह से डिले कर रहे हैं फ्रैक्चर हील करने में। और देन मसल कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब शॉर्टनिंग ऑफ मसल टेंडन। उसके बाद डिलेड सिस्टमिक मीन्स कि हमारे पास कोई ब्लड स्ट्रीम की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, ब्लड स्ट्रीम में कोई इन्फेक्शन हुआ है, इसका मतलब गैंग्रीन, टेटनस, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगेन यहाँ पे सारे। इसके अलावा डर की वजह से नहीं हो पा रहा, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, कोई इस तरह की कंडीशन है, ये भी हमारे पास सिस्टमिक में आती है। और बाकी ओवरऑल अगर सिस्टमिक की बात करें हम, जिसमें हमारे पास शॉक आ जाता है, फैट एम्बोलिज्म, ज़्यादातर फ्रैक्चर्स में पता है फैट एम्बोलिज्म होने की वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। एंड देन रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, एंड लास्टली क्रश सिंड्रोम हमारे पास क्या होता है, इसका एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट देती हूँ कि हमारे पास जैसे मसल डैमेज हुआ, मसल डैमेज होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आ जाते हैं। अब वो टॉक्सिन सीधा जाके हमारे पास हमारी किडनीज़ को इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली क्रश सिंड्रोम हमारी किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है। ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हो गई फ्रैक्चर की सारी, जिसके अंदर ये 4 में डिवाइडेड है, और फर्दर इसके अंदर हमने फिर इनकी अंदर भी क्या क्या कंडीशंस आती हैं वो भी डिस्कस कर ली। नाउ वी आर मूविंग टू डायग्नोसिस हमारे पास ज़ाहिर सी बात है रेडियोग्राफिक्स के थ्रू ही हम बोन को देख सकते हैं या फिर फ्रैक्चर्स को देख सकते हैं। तो एक्सरे में हमारे पास रूल ऑफ 2 फॉलो हम करते हैं। रूल ऑफ 2 मीन्स कि हर चीज़ जो है 2 के रूल में फॉलो की जाएगी। कैसे कि 2 ही व्यूज़ होंगे, 2 ही हम जॉइंट्स को देखेंगे, देन हमारे पास 2 ही यहाँ पर लिम्स को हम देखेंगे, एंड अगेन 2 टाइम्स जो है हम एक्सरे करवाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अब वो किस तरह से करवाएंगे कि 2 व्यूज़ कौन से, एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और लेटरल व्यू से हम फ्रैक्चर को देखेंगे या बोन को देखेंगे। इसके अलावा 2 जॉइंट्स कौन से, एक तो अबव इंजरी मतलब जहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एल्बो में इंजरी हुई है तो हम शोल्डर प्रॉक्सिमल जॉइंट को भी देखेंगे, और डिस्टल जॉइंट हमारे रिस्ट जॉइंट को भी हम एग्जामिन करेंगे। 2 लिम्स कौन से, एक हम इंजर्ड लिम को अनइंजर्ड लिम के साथ कंपेयर करेंगे एक्सरे में। 2 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स से मतलब है कि बिफोर रिडक्शन, अभी हमने उसको इमोबिलाइज नहीं किया, अभी हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो हम उससे पहले भी एक एक्सरे करवाएंगे। एंड देन आफ्टर रिडक्शन हमारा जो ट्रीटमेंट है उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट बना। तो ये हो गया रूल ऑफ 2 इन डायग्नोसिस एक्सरे का। देन सीटी स्कैन हमारे पास क्या होता है, बोनी डिटेल। अगर हमें बोन की डिटेल गैदर करनी है तो वी गो फॉर सीटी स्कैन। इफ़ एमआरआई, तो एमआरआई हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ की हमारे पास जो है डिटेल देता है। सॉफ्ट टिश्यूज़ मतलब मसल, टेंडन, लिगामेंट्स, फैशिया, बर्सा, मेनिस्काई, इन सारी चीज़ों की जो डिटेल अगर हमें मिलेगी वो एमआरआई से मिलेगी। नाउ मूविंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं फ्रैक्चर मैनेजमेंट के लिए, तो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ रिड्यूस, सेकंड इज़ होल्ड, थर्ड इज़ रिहैबिलिटेशन जो कि हमारा पार्ट होता है जिसमें फिज़िकल थेरेपिस्ट का रोल सबसे फर्स्ट पर होता है। रिड्यूस हमारे पास मीन्स कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पेशेंट को रीअलाइन करेंगे। जैसे भी उसकी जो बोन जहाँ से भी फ्रैक्चर हुआ है अगर वो अपनी जगह से हिल गई है तो उसको रीअलाइनमेंट कर देंगे उसकी। होल्ड मीन्स उसको इमोबिलाइज कर देंगे विद स्लिंग या एनीथिंग, जिससे बस वो मूवमेंट उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो मूव ना करे। एंड देन रिहैबिलिटेशन। अगर हमें कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, अनकंट्रोलेबल है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको
मेडिसिन देंगे, एनाल्जेसिक्स मेडिसिन देंगे, पेन कंट्रोल मेडिसिन देंगे। अगर तो टेयर हुआ है, अगर हम गिर जाते हैं, हमें हमारी जो स्किन रप्चर हो जाती है, तो हम फ़ौरन टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो अगेन यहाँ पे टेयर के लिए टेटनस प्रोफाइलैक्सिस। और अगर कोई वूंड है तो उसको हील कराने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट देंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया फ्रैक्चर्स का टॉपिक।